कुंदन अपनी 5 बहनें तारा, सिमरन, मायरा, रुबीना और लवली के साथ रहता है। एक रोज, अरे भैया, मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे। वो आज मेरा मेकअप का सामान आने वाला है ना, इसीलिए। और भैया, मुझे और रुबीना को 20,000 रुपए चाहिए। वो हमारी फ्रेंड की पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस खरीदना है ना, इसीलिए। हाँ भैया, तारा और मैं भी आज स्पा के लिए जा रहे हैं, तो हमें भी कार चाहिए। आते आते थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे और किसी 5 स्टार होटल में बैठकर खाना भी खा लेंगे। ओके माय डियर बहनों, मैं तुम पांचों की सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। तुमने जो जो मांगा है सब मिलेगा। हाउ स्वीट भैया, आप कितने अच्छे हो। भगवान आपके जैसा भाई सबको दे। एग्जैक्टली। माँ और पापा के जाने के बाद तो तुम पांचों ही मेरा सब कुछ हो, और तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना ही मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और उनके जाने के बाद तो आप ही हमारे माँ पापा हो। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारी हर एक चीज का ध्यान रखा है। अरे बस बस, अब मुझे काम करने दो और तुम जाकर एंजॉय करो। कुंदन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है। इतनी शान और शौकत होने के बाद भी उसमें रत्ती भर का भी घमंड नहीं होता। अरे रामू, मेरा नया कोट कहाँ पर है? मुझे पहनना था आज उसे। मैंने कहा था ना तुमसे वो कोट तैयार रखने के लिए। साहब, वो दरअसल। अरे मुंह में दही जम गया है क्या तुम्हारे? जल्दी बोलो, भैया का कोट कहाँ पर है? अरे वो उनका लकी कोट है, और आज तो भैया की इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। माफ कीजिए साहब, दरअसल वो कोट धोते समय खराब हो गया और अब वो पहनने लायक रहा ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके लिए वो कोट कितना कीमती था, और ये बात मुझे अच्छे से पता है। माफ कर दीजिए साहब। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे खराब हो गया वो कोट? माफ कीजिए मैडम जी, लेकिन मेरी इस गलती के कारण मुझे मत निकालिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अगली बार से बहुत बारीकी से ध्यान रखूंगा। पक्का साहब। अरे वो तो तब होगा ना जब तू यहाँ पर काम करेगा। तुम्हें अभी के अभी मैं काम से निकाल रही हूँ। अरे हमारे घर में ऐसे बेवकूफ और लापरवाह नौकरों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत बोलिए ना मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़ी अम्मा भी है। अरे तो हम क्या करें, बस कपड़े धोने का ही काम रहता है तेरा, लेकिन वो काम भी तुझसे ठीक से नहीं हो पाता। अरे बिगाड़ बिगाड़ कर तूने भैया का अच्छा खासा लकी कोट ही खराब कर दिया है। इडियट कहीं का। अब चला जाए यहाँ से। नहीं तारा, रामू कहीं नहीं जाएगा। व्हाट? हाँ तारा, मैं मानता हूँ कि रामू से गलती हुई है, और हम भी अपने कामों में कभी कभार ही सही, लेकिन जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो ही जाती है। और आज वही गलती रामू से भी हो गई, और ये तो काफी ईमानदार और मेहनती आदमी है, तो इसे माफी जरूर मिलेगी। पर भैया, इट्स ओके तारा, कोट ही तो है, और वैसे भी वो सिर्फ नाम के लिए लकी कोट था। मेरी डील पक्की होना ये मेरी मेहनत और काबिलियत पर निर्भर है, ना कि किसी लकी कोट के पहनने पर। आपकी मुझे यही आदत पसंद नहीं है भैया। हर बार इन गरीब फटीचरों को माफ कर देते हो आप। अरे ये लोग बस दिखने में मासूम होते हैं, लेकिन अंदर से तो ये लोग बड़े ही नालायक होते हैं। बस तारा, इस तरह से बात मत करो। गरीब अमीर होने से पहले ये एक इंसान है, ये मत भूलो तुम। और रामू, तुम घबराओ मत, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। बस अगली बार से ध्यान से काम करना। अब तुम जा सकते हो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन के जीवन में उसकी बहनें और काम के सिवा और कुछ भी नहीं होता, लेकिन अक्सर रात में सोने से पहले वो एक लड़की की तस्वीर देखता रहता है, और वो उसे बहुत याद करता है। पता नहीं उस दिन के बाद से तुम कहाँ चली गई हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है जूही। काश उस दिन मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बयां कर पाता, लेकिन जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है। अगर हम दोनों को मिलना होगा तो एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे। फिर एक दिन। गाइस, कल 25 तारीख है,
हाँ तो ये 25 तारीख तो हर महीने आती है, इसमें क्या नया है? अरे तुम सब भूल गए क्या? कल भैया का जन्मदिन है। अरे हाँ, शिट यार, पता नहीं ये बात हम कैसे भूल सकते हैं। वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, पर हम है कि उनका जन्मदिन भी याद नहीं रखते। अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं। 12 बजने के लिए बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो हमें भैया के लिए कोई गिफ्ट खरीदना होगा और साथ ही कल की तैयारी भी करनी होगी। हाँ लवली, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे भैया तो हर साल की तरह बोरिंग बर्थडे ही मनाएंगे, लेकिन हम इस बार उनका ये दिन एकदम मजेदार बनाएंगे। लेकिन हम भैया को क्या गिफ्ट करें और तैयारी भी कैसी करनी है? अब ये सब कुछ जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी में ही सही। लेकिन कुंदन की 5 बहनें उसके लिए अच्छे अच्छे तोहफे खरीदती है और रात 12 बजे उसके रूम में केक कट किया जाता है। हम 5 बहनों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई भैया। थैंक यू सो मच। और जब तुम सब मेरे साथ हो तो मेरा हर एक दिन किसी जन्मदिन से कम नहीं है। ओह, हाउ स्वीट भैया। अब हमने जो कपड़े आपको गिफ्ट किए हैं, कल पार्टी में वही कपड़े पहनना आप, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी आपने कोई शॉपिंग की ही नहीं होगी, है ना? हाँ सिमरन, लेकिन पार्टी की क्या जरूरत है? देखो, कल शाम में तुम 5 और हमारा स्टाफ हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अरे मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सबसे अहम है, इसीलिए कल शाम का समय मैं अपने लोगों के साथ ही बिताना चाहता हूँ। और ये पार्टी वार्टी में मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओफो भैया, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी आप ये सारी बातें कैसे कर सकते हो? लोग क्या सोचेंगे? इतना पैसे वाला होकर भी आदमी एक पार्टी भी नहीं दे सकता। लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तो बस दिल से खुश होना चाहता हूँ, ना कि दुनिया को दिखावा करके। तो फिर कल आप क्या करने वाले हो भैया? आश्रम जाकर दान करूंगा और सभी अनाथ बच्चों के साथ वक्त गुजारूंगा। फिर मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लूंगा और शाम का समय में तुम सबके साथ बिताऊंगा। और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट बर्थडे रहेगा। ओह गॉड भैया, सच अ बोरिंग बर्थडे प्लान। हर 2 महीनों में आप कभी अनाथ आश्रम तो कभी वृद्धाश्रम चले जाते हो और वहां जाकर आप लाख लाख रुपए का डोनेशन भी करते हो। अरे वो लोग तो आपको लूटने का काम करते हैं और आप हो के लूट भी जाते हो। और नहीं तो क्या भैया, उल्टा उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी पार्टीज और ट्रिप पर भी जा सकते हो। आखिर ये दान करके आपको क्या मिलने वाला है? वो सब मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे बस दूसरों के चेहरे पर खुशी देखना पसंद है। अब भगवान ने मुझे इतना धन दिया है तो मैं उसका सही से इस्तेमाल करूंगा ना। कुंदन की ये बातें सुनकर रुबीना और सिमरन अपना सर पकड़ लेती है और कुंदन अपने तरीके से ही उसका जन्मदिन मनाता है और रात में भी वो अपने स्टाफ के साथ बैठकर ही खाना खाता है। फिर एक दिन जब कुंदन मीटिंग के लिए कहीं जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है। जूही, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? अरे नहीं, ये तो सच में जूही है। कुंदन अब गाड़ी रोककर जूही के पीछे चला जाता है और वो उसे रोक लेता है। कुंदन तुम? थैंक गॉड जूही, आज तक तुम्हें मेरा नाम भी याद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कुंदन? मैं तुम्हें जानती हूँ। अरे तुम्हारा नाम तो अक्सर अखबारों में पढ़ती रहती हूँ मैं। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जूही, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी जूही, मैंने इस तरह सड़क पर तुम्हें रोक दिया। अरे कोई बात नहीं। वैसे तुम कहाँ चली गई थी? सेकेंड ईयर के बीच में ही तुमने कॉलेज छोड़ दिया था और किसी को कुछ बताया भी नहीं तुमने। हाँ कुंदन, वो दरअसल मेरे पापा की जॉब शिफ्ट हो गई थी ना, इसीलिए मुझे ये एरिया चेंज करना पड़ा और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। वैसे मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं था, इसीलिए किसी को कुछ बताने की गुंजाइश ही नहीं थी। आई नो, तुम तो बस पढ़ाई में ही खोई रहती थी। वैसे अब क्या कर रही हो तुम?
मैं अभी खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। अब और भी मेहनत करती हूँ। अब आगे जो बढ़ना है मुझे। जरूर जाओगी जूही। चलो ना, पास ही में एक कैफे है, तो हम दोनों साथ में कॉफी पी सकते हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो। जूही और कुंदन दोनों कैफे में जाकर कॉफी पीते हैं और वो दोनों वहां पर ढेर सारी बातें करते हैं। उस दिन वो दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और कुंदन की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। ओए होए, क्या बात है भाई। फोन में देख देख कर बड़े खुश हो रहे हो आज तो आप। जरा हमें भी तो बताओ कि आपकी इस खुशी के पीछे क्या राज है। हाँ यार, अरे देख तो तारा, भैया का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुका है। तुम दोनों भी ना। जाओ, जाकर अपना काम करो। बड़ी आई मुझे छेड़ने वाली। अरे मैं तो हमारी कंपनी ने अचीव किए हुए टारगेट को देखकर खुश हो रहा हूँ, और दूसरी कौन सी वजह हो सकती है। हाँ हाँ, अरे हमें इतना भी बेवकूफ मत समझो भैया। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप किस टारगेट की बात कर रहे हो। तुम दोनों जाती हो या? हाँ बाबा, जा रहे हैं। एंजॉय योर टाइम। तारा और मायरा वहां से चली जाती हैं। वही कुंदन को जूही से बात करके बहुत अच्छा लगता है। किस्मत भी कितनी अजीब होती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इस तरह से फिर मिलेंगे, लेकिन अब जो मिले हैं, अब फिर से अलग नहीं होंगे हम। अब कुंदन और जूही अक्सर एक दूसरे को मिला करते हैं। फिर एक रोज वो कुंदन के घर पर खाना खाने भी आती है, और जब वो वहां से निकल रही होती है, तभी बाहर से आ रही कुंदन की बहनें जूही को देखकर हैरान रह जाती है। अरे भैया, आप किसी नई नौकरानी को हायर कर रहे हो क्या? क्या? नहीं तो फिर वो काली लड़की कौन थी भैया, जो अभी अभी घर के बाहर निकली है? हाँ भैया। अरे नालायको, वो मेरी दोस्त है जूही। क्या? हाँ, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और अचानक से सेकेंड ईयर के बीच में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। अब इतने सालों के बाद हम दोनों फिर मिले हैं, और फिर हमारी दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई है। ओह गॉड भैया, मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसे मिडिल क्लास और काले लोगों से दोस्ती भी रखते हो। वही तो। और इसे देखकर तो ये लग रहा है कि ये लड़की आपकी केवल दोस्त नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। देखिए भैया, आप तो कितने अच्छे हो, तो ऐसे मामूली लोगों को अपनी जिंदगी में खास दर्जा क्यों दे रहे हो? अगर वो काली या मिडिल क्लास है तो क्या हुआ? देखो, आज तो तुम दोनों ने ये बात बोल दी है, लेकिन आइंदा मत बोलना। हर बार में तुम पांचों को सही चीजें सिखाता हो, लेकिन कोई भी बात तुम लोगों के दिमाग में बैठती ही नहीं। ना जाने कब सुधरोगे तुम पांचों। कुंदन नाराज होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और उन दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। और अब कुंदन अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेकरार हो जाता है। फिर एक दिन, सब ठीक तो है ना कुंदन? तुम और मैं जब भी मिलने का तय करते हैं, तो वो 2 से 3 पहले ही फिक्स हो जाता है। तो फिर आज तुमने मुझे इस तरह लास्ट मिनट पर क्यों बुलाया है? माफ करना जूही, लेकिन ना जाने क्यों मैं आज खुद को रोक ही नहीं पाया, और दिल से आवाज आई कि बस कह डालू आज। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या कहने वाले हो तुम? वो जूही, दरअसल में। हाँ कुंदन, बोलो। और तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों हो रही है? ऐसा क्या कहना है तुम्हें? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जूही, और वो भी तब से जब से हम कॉलेज में थे। और उस दिन भी मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार ही करने आया था, लेकिन मुझे सबने बताया कि तुम कॉलेज छोड़कर जा चुकी हो। मैंने तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने हर दिन तुम्हें याद किया है। और देखो, किस्मत ने मुझे तुमसे फिर मिला दिया। इसीलिए मैंने ये मौका नहीं छोड़ा जूही, और तुमसे इजहार करने का तय कर दिया। क्या? कुंदन की ये बातें सुनकर जूही एकदम चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे अंश बेटा, और कितने दिनों तक चलेगा तेरा वो मुआ प्रोजेक्ट? अरे ऐसा भी क्या काम करना जिसके चक्कर में अपने परिवार से महीनों महीनों तक दूर रहना पड़े। ओफो माँ, पूरे बचपन से आपने ही तो मुझे सीख दी है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। और वैसे भी मैं थोड़ी ना यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ। बस कुछ दिन और, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा ना वापस। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ अब कि तू कब वापस लौटता है। अरे आ जाऊंगा माँ, लेकिन आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं ना? घनश्याम आपकी ठीक से देखरेख तो कर रहा है ना? अरे सब ठीक है बेटा, बस एक ही मलाल है और वो है तेरी शादी का। अरे माँ, घूम फिर कर आपकी सुई वहीं पर आकर अटकती है। तो और क्या करूं बेटा, अब तेरी उम्र निकलती जा रही है और मुझे तेरी शादी करानी है, तेरे बच्चों को देखना है और उसके बाद ही जाना है इस दुनिया से। देख बेटा, अब की बार जब तू यहाँ पर आएगा ना, तब मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू करने वाली हूँ और इसी साल तेरी शादी भी करा दूंगी, क्योंकि अब बस बहुत हो गया तेरा नाटक। पर माँ, मुझे फिलहाल अपने करियर पर ध्यान देना है। शादी वगैरह इन सब के बारे में मैं तो 1 या 2 साल बाद ही सोचूंगा। अरे सटिया गया है क्या तू? अब इसमें 1 से 2 साल बाद सोचने वाली क्या बात है, बेवकूफ कहीं का। और ये करियर करियर क्या कहते रहता है तू? शादी कर लेने से तेरा करियर कोई खत्म नहीं होने वाला। लेकिन माँ, अब ऐसा तो नहीं है ना कि तेरे पास पैसा पानी नहीं है। अरे इतना बड़ा घर है, हाथ के नीचे नौकर चाकर है और इतनी बड़ी पोस्ट वाली नौकरी भी करता है तू। सब कुछ है तेरे पास, फिर भी करियर का रोना लगाए रहता है। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, तू जल्द से जल्द यहाँ पर आ जा। इस साल तो मैं तुझे घोड़ी चढ़ा कर ही रहूंगी। इतना कहकर उत्तरा कॉल कट कर देती है और अंश अपना सर पकड़ लेता है। ये माँ भी ना, सच में जब भी कॉल करती है हर बार मुझे टेंशन ही देती है और उसके कारण मैं अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाता। खैर, मुझे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। फिर अंश अपना प्रोजेक्ट खत्म करके वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी आती है और उस लड़की को देखकर उत्तरा एकदम चकित हो जाती है। अरे अंश बेटा, ये लड़की कौन है? कहीं वो फिल्म की तरह तूने इसके साथ ब्याह तो नहीं कर लिया ना? नहीं माँ, आप भी ना, एकदम 5G की स्पीड से दिमाग चलाती हूँ। ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, मेरी कंपनी में काम करती है और अब से ये हमारे घर के पास में ही रहेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? नमस्ते काकी जी, मेरा नाम एलिना है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुमसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। धन्यवाद काकी जी। घनश्याम, जल्दी से चाय नाश्ता लगा दे। ठीक बा बड़ी मालकिन। फिर उत्तरा, एलिना और अंश साथ में मिलकर चाय और नाश्ता करते हैं। एलिना बेहद सुंदर होती है और उत्तरा तो उसे बस देखती ही रह जाती है। ना जाने क्या खाकर पैदा किया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, जो तुम इतनी सुंदर दिखती हो बेटा। हाउ स्वीट काकी जी, थैंक यू सो मच। चलो एलिना, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है ना? क्या? अरे ये अभी अभी तो आई है और ये बात करने की क्या तमीज है बेटा? पहले तो तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कब से करने लगा तू? अरे माँ, अब उसे भी तो अपने घर जाना है, सारा सामान नए घर में ठीक से रखना है। जी काकी जी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। इतने प्रेम और सम्मान के साथ पेश आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। बाय। बाय बाय काकी जी। माँ, मैं इसे घर तक छोड़ कर आता हूँ। अरे तू क्यों दिक्कत ले रहा है? ड्राइवर को भेज देना। नहीं माँ, ये इस शहर में नहीं आई है, इसीलिए मुझे ही इसे इसके नए घर तक छोड़ना होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए माँ।
अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर अंश एलिना को छोड़ने चला जाता है और उत्तरा अब अगले ही दिन पंडित जी को बुलाकर अंश की कुंडली दिखाती है। बताइए ना पंडित जी, क्या लिखा है मेरी अंश की कुंडली में? आपके बेटे की कुंडली तो बहुत ही अच्छी है और उसके भाग्य में महाराज योग लिखा है। क्या? अरे वाह! और क्या लिखा है पंडित जी? उसके विवाह के बारे में बताइए। उसके विवाह के लिए शुभ मुहूर्त अब से लेकर आने वाले 2 सालों तक का है और इस नियमित समय में अगर आपने उसकी शादी करा दी तो उसके लिए बहुत शुभ होगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखा ना बेटा। हाँ माँ, और पंडित जी ने भी तो सही कहा है। शादी का शुभ मुहूर्त अब से लेकर 2 सालों तक का है, तो आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अरे ऐसे कैसे जल्दबाजी ना करूं मैं? शादी के लिए बहुत काम होते हैं, लड़की ढूंढने से लेकर लड़की को घर की बहू बनाने तक। देखिए पंडित जी, आप इसका कुछ भी मत सुनिए, बस इसके लिए कोई सुंदर और सुशील लड़की ढूंढिए। पर माँ, पर को गोली मार दे। अब ये शब्द मुझे दोबारा नहीं सुनना। अरे तुझे तो अपने भविष्य की कुछ भी नहीं पड़ी है। देख बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी तो कुछ मायने रखते हैं। और मैं ही तुझे सही दिशा में लाऊंगी, क्योंकि मैं तेरी माँ हूं। अब पंडित जी लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और ऐसे ही एक दिन जब अंश अपना लैपटॉप घर पर भूल जाता है। ये देखो बड़ी मालकिन, अंश बाबा तो ओका ये लैपटॉप घर पर ही भूल गई बा। अब का करे? हे भगवान, ये अंश भी ना जाने आजकल उसका ध्यान कहाँ पर रहता है। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ उसकी कंपनी में। वैसे भी पंडित जी ने आज एक लड़की की तस्वीर और उसका बायोडेटा भेजा है, और इस लैपटॉप को देने के साथ साथ मैं उसे लड़की भी दिखा दूंगी। हाँ मालकिन, ये सही रहेगा। फिर उत्तरा अंश की कंपनी में उसे लैपटॉप देने चली जाती है और तभी उसे अंश से पहले एलिना मिल जाती है। अरे वाह काकी जी, आप यहाँ पर कैसे? अरे एलिना बिटिया, कैसी हो तुम? तुमने तो कहा था कि फिर आओगी, तो फिर आई क्यों नहीं? सॉरी काकी जी, लेकिन मैं आज आ जाऊंगी। अरे अब तो तू हमारे घर के पास ही रहती है ना, तो आया करो हमसे मिलने। ठीक है काकी जी, मैं जरूर आऊंगी। ओफो एलिना, तुम भी ना। अरे ये मेरा कोई घर नहीं है, कंपनी है, इसलिए यहाँ पर काम करो, गप्पे मत लड़ाओ। सॉरी सर। जाओ, अब अपनी जगह पर जाओ। ओके सर। फिर एलिना वहां से चली जाती है। ये सब क्या है बेटा? तूने आज फिर से एलिना से उसी तरह से बात की? अरे माँ, आज मैं थोड़ा परेशान हूँ, माफ करना। शायद परेशान होने के कारण ही मैं उसे इस तरह से बात कर रहा था। वैसे आप यहाँ अचानक से कैसे आ गई? ये देख, ये तेरा लैपटॉप तो घर पर ही भूल गया था और इसे ही देने आई थी मैं यहाँ पर। ओ तेरी, मुझे लगा कि ये लैपटॉप मैंने कहीं खो दिया है। अच्छा हुआ जो आपको मिल गया। ये एक बहुत ज़रूरी लैपटॉप है माँ, और इसी में मेरे नए प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स है और मेरा सारा काम इसी के बलबूते चलता है। अच्छा देख बेटा, तेरी माँ ने आज तुझे मुसीबत से बचा लिया। हाँ माँ, थैंक यू सो मच। अरे ये थैंक यू बिंक यू छोड़, और तो ये देख, पंडित जी ने एक लड़की की तस्वीर भेजी है। अच्छी है ना? क्या? अब ज्यादा क्या क्या मत कर, और ये बता अच्छी है या नहीं। देख, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, बस तेरी सहमति की जरूरत है। अरे माँ, ये भी कोई जगह है इस सब के बारे में बात करने की? सब हमें ही देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो देखने देना, थोड़ी ना मैं तुझे किसी को मारने की सुपारी दे रही हूँ। देखो माँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई शादी वादी करने की फिराक में अभी नहीं हूँ। मुझे और 1 से 2 साल का समय दे दो और आप चिंता मत कीजिए, शुभ मुहूर्त के अंदर ही हो जाएगी मेरी शादी। पर प्लीज मेरे सर पर बंदूक तानकर मेरी शादी मत करा। लेकिन बेटा, अंश उत्तरा की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता और वो परेशान होकर अपनी बेटी माही को कॉल करती है। देखना माही बेटा, तेरा छोटा भाई तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा। अरे अगर सही उम्र में शादी नहीं हुई तो आगे जाकर कितनी दिक्कतें आ सकती है।
आपकी बात सही है माँ, लेकिन अंश को अपना समय लेने दो। अगर वो कह रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर शादी कर लेगा, तो वो पक्का करेगा। और वो ये तो नहीं कह रहा ना कि वो शादी ही नहीं करेगा। वो तो है बेटा, तेरी शादी के समय सब कुछ कितना आसानी से हो गया था, लेकिन अंश की शादी के लिए मुझे बहुत चिंता सता रही है। बेफिजूल की चिंता मत करो माँ, वरना आपके चेहरे का ग्लो चला जाएगा और फिर आप शादी में अच्छी भी नहीं लगोगी। वो तो है बेटा, पर फिर भी। फिर एक दिन एलिना उत्तरा से मिलने आती है और तभी, अरे काकी जी, ये सब क्या है? आप काम क्यों कर रहे हो? लाइए, मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ इसे। अरे नहीं एलिना, तू इसे मत कर। ये गाजर कद्दूकस करना बहुत मुश्किल का काम होता है। घनश्याम भी इसे ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए ये काम मैं ही कर रही हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए काकी जी, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सारे काम। फिर एलिना झट से गाजर कद्दूकस कर देती है, जिसे देखकर घनश्याम और उत्तरा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे दादा, ये तो गजब हुई गवा। अरे वाह एलिना बेटा, तूने तो कितना फटाफट कर दिया। लेकिन ये सब तूने कैसे किया? बस हो गया काकी जी। अब जब जब मैं यहाँ पर आया करूंगी, तब तब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है बेटा। एलिना अब अक्सर ऐसे ही उत्तरा से मिलने आया करती है। फिर एक रात जब शहर में दंगे चल रहे होते हैं, तभी उत्तरा एलिना को अपने घर रुकने के लिए कहती है। अरे माँ, दंगे शहर के दूसरे इलाके में हो रहे हैं, ना कि हमारे इलाके में। फिर भी बेटा, हमें सतर्क रहना चाहिए। और ये बेचारी एलिना तो अकेली रहती है, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया अपने घर पे। ठीक है माँ। एलिना और उत्तरा रात भर एक ही कमरे में रहती है। और तभी, अरे क्या माँ, आप भी एलिना को गेस्ट रूम में रहने दीजिए ना, यहाँ आपके साथ इसे क्यों रखा है? बस बेटा, बहुत हो गया तेरा। हर बार तू इस बेचारी के साथ बुरी तरह से पेश आता है। देख, ये तेरी कंपनी में कोई भी काम करती होगी, लेकिन यहाँ पर ये हमारे परिवार की जैसी ही है। और ये जब भी यहाँ पर आती है, मुझे एकदम अच्छा महसूस कराती है। अरे इससे अच्छी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, इसीलिए आज की रात तो ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरे ही कमरे में। क्यों एलिना? हाँ काकी जी, क्यों नहीं? ओह गॉड, अरे हम दोनों को साथ देखकर तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? अब चल, जा यहाँ से और हम दोनों को गप्पे लड़ाने दे। फिर अंश वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और उत्तरा को एलिना बहुत अच्छी लगती है और वो इस बारे में पहले माही से बात करती है। क्या एलिना? लेकिन वो लड़की तो अंश की पर्सनल असिस्टेंट है ना? हाँ बेटा, लेकिन वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर है, गुणवान है और उसे रिश्तों की भी समझ है। इसीलिए वो मुझे अपना मानकर हमेशा मेरे साथ प्यार से पेश आती है। और हमारे अंश के लिए उससे अच्छी लड़की तो कोई और हो ही नहीं सकती। ठीक है माँ, अगर आपको एलिना सही लगती है तो आप एक बार इस बारे में अंश से बात कर लीजिए। हाँ बेटा, मैं कल ही उससे बात करूंगी। पर उसका मूड देखकर ही बात करना, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, बड़ी आई अपनी भाई की चमची। फिर अगले दिन जब घर में एलिना आई होती है, तभी, ये सब क्या है एलिना? अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हें कंपनी में रखता हूँ, लेकिन मेरी माँ से मिलने के लिए तुम हर रोज चली आती हो, क्योंकि मुझे आपकी माँ ही बुलाती है सर। नहीं, अरे वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब से तुम यहाँ पर आना बंद कर दो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी माँ को हमारा राज पता चले। ओके सर। राज? कैसा राज? अरे माँ, आप यहाँ पर? उत्तरा को देखकर अंश बहुत हैरान होता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। भैया, थोड़े और सफेद गुलाब डाल दो, मेरी बीवी को बहुत पसंद है। ये तोहफा और अपने पसंदीदा फूल देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी।
फिर अरमान फूलों का गुलदस्ता और तोहफा लेकर घर आता है। जन्मदिन मुबारक हो ईशा। ईशा। अरमान देखता है कि ईशा घर पर है ही नहीं। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। ईशा, ईशा कहाँ चली गई तुम? ईशा। अच्छा बाबा, सॉरी। मानता हूं कि 2 दिन पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत लड़ाई कर ली, लेकिन अब तो मान जाओ। देखो, तुम्हारे लिए मैंने क्या लाया है। ईशा को ढूंढते ढूंढते अरमान को बेड के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई दिखती है। अरमान माजी, मैं आप दोनों को छोड़कर जा रही हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। अलविदा। क्या? ये नहीं हो सकता। ईशा, ईशा कहाँ चली गई तुम हमें छोड़कर? ईशा। अरमान ईशा को कॉल करने जाता है, पर फिर वो देखता है कि उसका फोन घर पर ही पड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता। मुझे किसी भी हाल में ईशा को ढूंढना होगा। गली मोहल्ला हर जगह अरमान ईशा को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर अगली सुबह अरमान की माँ बरखा, जो 2 दिन पहले गांव गई थी, वो लौटकर आती है। क्या कहा? बहू कल शाम से गायब है और चिट्ठी छोड़कर गई है। हाँ माँ, मैंने अभी अभी मम्मी जी को भी बताया है। सोचा कि रात भर ढूंढने पर वो मुझे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली माँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर कहाँ चली गई बहू? उतने में वहां पर ईशा की माँ हेतल आती है। अरे ऐसे कैसे मेरी बेटी गायब हो गई? और अगर वो कल शाम से गायब है तो तुमने मुझे अभी क्यों बताया? आखिर तुम रात भर क्या कर रहे थे? मम्मी जी, मैं रात भर ईशा को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पता नहीं क्या हुआ है उसे। वो तो बस एक चिट्ठी छोड़कर गई है। क्या? हेतल भी उस चिट्ठी को पढ़कर चौंक जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसे चिट्ठी लिखकर गायब हो सकती है। नहीं नहीं, जरूर इन सब में तुम्हारा ही हाथ है अरमान। क्या? नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हर 2 दिन में तुम्हारे और मेरे बेटी के बीच में झगड़े हुआ करते थे। अरे तुम जैसे नालायक आदमी के साथ मैंने मेरी बेटी की शादी कराई, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। हेतल बहन, जरा जबान संभाल कर बात करो। नालायक मेरा बेटा नहीं बल्कि आपकी बेटी है। अरे जब से वो इस घर में आई है तब से हर रोज कलेश होता है। इसीलिए कह रही हूँ कि खोट आपकी बेटी में ही है। अरे चुप रहिए बरका बहन, आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरी बेटी को गायब किया है। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरी बेटी के साथ कितनी बुरी तरह से पेश आते थे। सब बताया है उसने मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपकी बेटी तो हमें आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया करती थी कि आप भी उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करती हो। याद है ना? 2 महीने पहले जब वो आपके पास आई थी तब आपने उसके साथ कितना झगड़ा किया था। अपनी बहू की तरफदारी करके अपनी बेटी को परेशान करती थी आप। अरे आप तो अपनी बहू की तरफदारी करती थी और अपनी खुद की बेटी को परेशान करती थी। खुद की हरकतों को कभी देखा है क्या आपने? और चली आई हमें सिखाने। ये सब बकवास है। अरे किस माँ बेटी में झगड़े नहीं होते? अगर उसके और मेरे थोड़े बहुत झगड़े हो भी गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके गायब होने के पीछे मेरा ही हाथ है। ये सब अरमान का ही किया धरा है, और अब मैं ये बात पुलिस तक लेकर जाऊंगी, और अब वही तुम्हें सबक सिखाएगी अरमान। अरे जाओ जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। मेरे बेटे का इन सब में कोई हाथ नहीं है, और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर हेतल पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज कराती है, और अब पुलिस अरमान के घर आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि मेरे और ईशा के बीच में बहुत झगड़े होते थे, लेकिन उसमें गलती हमेशा ईशा की ही होती थी। हमने उससे बेवजह कभी झगड़े नहीं किए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इतना सब होने के बाद भी हम उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं कल शाम अचानक से उसे क्या हो गया कि उसने चिट्ठी लिखी और वो हमें छोड़कर चली गई। वो जहां कहीं भी हो, बस भगवान जी उसे सही सलामत रखे और हमारे पास वापस भेज दे। अरे ये सब झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने ये चिट्ठी लिखी ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब,
आप मेरा विश्वास कीजिए, ये सब इन दोनों माँ बेटी की चाल है। ये दोनों मेरी बिचारी बेटी के साथ बहुत अन्याय करते थे। शीतल बहन, आप अपनी हद में रहिए। हम भी परेशान हैं बहू के जाने से, और सुबह से आप हम पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। और अगर ऐसा ही है तो आपका भी तो हाथ हो सकता है ना इन सब में। आपकी भी अपनी बेटी के साथ महीने के 15 दिन जमती थी, तो बाकी के 15 दिन माँ बेटी बिल्कुल बात नहीं करते थे। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। ये आपस में लड़ झगड़ कर कुछ नहीं मिलने वाला। शक की निगाहें सभी पर है। हमारी टीम ईशा को ढूंढने में पूरी जी जान लगा देगी, लेकिन तब तक आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब? और हाँ, अगर आप में से किसी को कुछ भी पता चले तो सबसे पहले हमें बताना। जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ भी पता चले तो हम आपको जरूर बताएंगे। इंस्पेक्टर अब मोहल्ले वालों से भी पूछताछ करते हैं, और अरमान का पड़ोसी नीरज, जो अकेला ही रहता है, वो उन्हें कुछ बताता है। हाँ सर, हर 2 दिन में उन लोगों के आपस में बहुत झगड़े हुआ करते थे। और तो और अब पिछले हफ्ते की ही बात है, आंटी जी ने ईशा के साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया और उसे रात भर घर के बाहर ही रखा, जिस कारण ईशा की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों से परेशान होकर ही वो कहीं और चली गई है। ठीक है नीरज, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं सर। वही दूसरी तरफ घर पर, अभी तो मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को ढूंढ के ही निकालूंगी। और अगर तुमने वाकई में कुछ किया है तो अपना गुनाह अभी कबूल कर लो, वरना आगे जाकर तुम्हें यह सब बहुत महंगा पड़ेगा। अरे क्या अब भी मम्मी जी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। आखिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? अरे जाने दे बेटा, इनसे ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है। चलिए हेतल बहन, निकलिए यहाँ से। आप भी यहाँ पर है और हम भी यहीं पर है। देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर हेतल वहां से चली जाती है। देख अरमान बेटा, तू दुनिया वालों के सामने झूठ तो बोल सकता है, लेकिन मेरे सामने हमेशा सच ही बोलता है। बता बेटा, कहीं सच में ईशा के गायब होने के पीछे तेरा हाथ तो नहीं? अरे क्या माँ, अब भी पक गया हूं मैं। जो आ रहा है वही सवाल पूछ रहा है। ईशा से मेरे बहुत झगड़े होते थे, लेकिन हर बार मैं ही उसके पास जाता था बात करने, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। तो फिर मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो खा मेरे सर की कसम कि तूने कुछ भी नहीं किया है। ओफो माँ, आप मुझे और परेशान कर रही हो। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। मेरी हालत को तो समझो और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन अरमान, अरमान, इतना कहकर अरमान अपने कमरे में चला जाता है। आज जीवन में पहली बार इसने मेरे सर की कसम नहीं खाई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। हे भगवान, अरमान गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। सब कुछ सही हो, मेरा बेटा इसमें कहीं फंसना नहीं चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। फिर मोहल्ले में जाने के बाद औरतें अब बरखा को ताने देने लगती है। देख लिया ना अपनी बहू के साथ बदसलूकी करने का नतीजा। अरे तुम लोगों से परेशान होकर ही भाग गई है वो, और नहीं तो क्या। देख बरखा, अगर तू थोड़ा समझ कर लेती अपनी बहू को तो शायद वो भी तुझे समझ कर लेती, लेकिन नहीं, तूने उसके साथ बहुत गलत किया है और ये सब तेरे कारण ही हुआ है। क्या? अरे बकवास बंद करो अपनी। अरे हम कोई बकवास नहीं कर रहे, जो हकीकत है वही बता रहे हैं। अगर तुझे अपनी बहू से इतना ही प्यार होता तो उसके जन्मदिन के दिन ही आ जाती ना तू गांव से, लेकिन तू तो उसके जन्मदिन के अगले दिन आई है, तो इसका क्या मतलब है? देख बरखा, तू चाहे इस बात पर कितना भी पर्दा डाल ले, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता है कि तू अपनी बहू के साथ हैवानों की तरह पेश आती है। अरे बस करो तुम दोनों, बहुत बोल गई तुम। अरे तुम लोगों को तो बस वही पता है जो तुम लोगों ने बाहर से देखा है, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता। मेरी बहू की गलतियां और उसकी बदतमीजी के कारण ही हम उसके साथ हमेशा झगड़ा करते थे।
हमें कोई शौक नहीं है और ये मेरे घर का मामला है। हम लोग देख लेंगे। और खबरदार, जो आइंदा से मुझे कोई ताना दिया तो एक एक के खाल उधेड़ दूंगी। निर्लज कही की। इतना कहकर बरखा वहां से चली जाती है। फिर एक रात जब पड़ोसी नीरज अपनी बालकनी में जाता है, तब वो बरखा को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए देख लेता है। हाँ, ध्यान रहे, किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, समझी कि नहीं? फिर नीरज उसकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर अगले दिन नीरज वो वीडियो पुलिस को दिखाता है। ये देखिए बरखा जी, इस वीडियो में आप साफ साफ कह रही हो कि किसी को कोई भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। कैसी भनक, बताइए। कहीं आपने ही अपनी बहू को गायब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। इस बेवकूफ नीरज के साथ साथ आप लोगों को भी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं तो अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी बहू घर छोड़कर कहीं चली गई है, वरना खामखा परिवार में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। क्या सच में? लेकिन हम आपकी इस बात पर यकीन कैसे करें? मैं मेरे बेटे अरमान की कसम खाकर कहती हूँ कि यही सच्चाई है। और आप चाहो तो मेरा फोन जांच सकते हो, इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा कि मैं अपनी बहन से ही बात कर रही थी। ठीक है बरखा जी, अगर आप कह रही हो तो हम आपकी बात समझ सकते हैं। फिर तलाशी तो जारी है। सच को सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। इस बार अगर मेरी बहू मिल जाएगी ना, तो मैं उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगी। फिर इंस्पेक्टर के जाने के बाद, क्यों रे नालायक, एक पड़ोसी होकर तू ये सब काम करता है? अरे पहले पूरी बात तो सुन लेता, फिर अपना वीडियो बनाता। आपकी और ईशा की लड़ाइयों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मुझे लगा कि आप ही इन सब के पीछे हो। इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। अरे बेवकूफ आदमी, आइंदा से जो भी करना हो तो जरा सोच समझ कर करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पुलिस की तलाशी जारी रहती है और अब वो पूरे घर में तलाशी करते हैं ताकि कोई सुराग मिल सके। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है। ये क्या? ये तो ईशा की डायरी है, लेकिन इसमें तो उसकी हैंडराइटिंग काफी अलग लग रही है और जो चिट्ठी में लिखा है वो हैंडराइटिंग बहुत अलग है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सर, एक बार हमें अरमान की भी हैंडराइटिंग चेक कर लेनी चाहिए। फिर जब वो लोग अरमान की हैंडराइटिंग चेक करते हैं, तभी अरमान, तुम्हारी हैंडराइटिंग और इस चिट्ठी में लिखी हुई हैंडराइटिंग काफी मिलती है। कहीं तुमने ही तो ये चिट्ठी नहीं लिखी ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये चिट्ठी नहीं लिखी। हर व्यक्ति की हैंडराइटिंग हर 6 महीने में बदलती ही रहती है, तो हो सकता है ना कि ये ईशा की पुरानी डायरी हो और अभी की हैंडराइटिंग बदल गई हो। नहीं अरमान, ये सब ईशा ने 1 हफ्ते पहले ही लिखा है। तुम तारीख भी देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये चिट्ठी तुमने ही लिखी है और तुम ही उसके साथ आखिरी समय में थे। कहीं तुमने ही तो उसके साथ कोई गलत काम करके उसे गायब तो नहीं कर दिया और अपने हाथ से ही ये चिट्ठी लिखी ताकि किसी को कोई शक ना हो? क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।